यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम तैयारी अपनी कर रहे हैं 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा 2024 में। तो हम एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं। तो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके 16 चैप्टर आपके थे, तो 16 के 16 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एनसीईआरटी की जो है क्लास 7th की, यानी नेक्स्ट जो क्लास आपकी है नेक्स्ट क्लास की। चलिए, कल हमने जो अपनी जो पहले हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हमने ख़त्म की साइंस की। तो उसमें 16 चैप्टर आपके थे, 16 चैप्टर आपके थे, 16 के 16 चैप्टर हमने उसमें कर लिए। अब हम जो अपनी अगली क्लास आपकी है क्लास 7, तो 7वीं क्लास की साइंस की, विज्ञान की एनसीईआरटी अब हम करेंगे। तो पहला चैप्टर आज आपका है, चलिए पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट आपका है पादपों में पोषण। किसमें जो पादप है उनमें पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है आपका? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इंग्लिश में अगर इसका नाम दे के चैप्टर का इंग्लिश में नाम होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पादप क्या होते हैं? प्लांट आपके होते हैं। तो पादपों में ये क्या होगा? पादपों, इनमें, और न्यूट्रिशन पोषण, यानी पादपों में प्लांट्स की हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके अपना पहला पॉइंट आता है आपका। पहला पॉइंट में क्या है आपका? पोषक। पहला पॉइंट क्या है आपका? पोषक आपका है। तो पोषक होता क्या है? जो पोषक होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो होता क्या है? चलिए पहला जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स आपका आता है कि न्यूट्रिएंट्स है क्या। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन और खनिज भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो भोजन के जो ये घटक होते हैं ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ये कंपोनेंट क्या है? हमारे लिए आवश्यक है, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स आपका बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता हो। तो जितने भी जीव होते हैं उन सबको किसकी? भोजन की, फूड की आवश्यकता रहती है। तो फूड मिलेगा तभी वे जीवित रह पाते हैं। अगला पॉइंट है पादप। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पादप होते हैं यानी जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो अपना भोजन वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो इसमें दिया गया है कि लेकिन जो मानव के सहित कोई भी एक्स्ट्रा यानी दूसरा प्राणी ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो केवल जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं। अगला पॉइंट है वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वे पादप या पादपों का जो आहार ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं से वो क्या करते हैं? जो जंतुओं से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। अगला है अतः जो मानव है और तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। डिपेंडेंट आपके हैं किस पर? यानी यह जो ह्यूमन होते हैं या अदर प्राणी जो आपके हैं वे सभी के सभी जिस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो डिपेंडेंट है किस पर डिपेंड रहते हैं? डिपेंड जो है ये इस पर आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर डिपेंड आपके रहते हैं। तो किस पर? यानी डायरेक्टली आप मान लीजिए या फिर इनडायरेक्टली जो डिपेंड आपके रहेंगे ये किस पर रहते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डिपेंड है वो रहते हैं प्लांट्स पर, फूड पर, प्लांट्स पर ये डिपेंडेंट आपके रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका पादपों में पोषण विधि। अब आता है कि जो पादप है, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो पोषण की जो विधि है, न्यूट्रिएंट्स की जो मोड है, वो कौन कौन सा मोड आपका होता है? तो पादप क्या करते हैं? अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पादप अपना भोजन, पूछा गया है कि अपना भोजन वो किस तरह बनाते हैं। तो जो प्लांट्स है वो प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अपना जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं वो किस तरह करते हैं? पहला पॉइंट, केवल पादप ही ऐसे जीव है। केवल और केवल क्या है? जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स है, वे केवल ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या क्या चाहिए? जल यानी वाटर चाहिए, CO2 उनको चाहिए, और जो खनिज होता है, जो मिनरल्स है, उन्हीं से वो क्या बना लेते हैं? अपना जो भोजन है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन? जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो आपके हैं, वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये सभी जो पदार्थ है, ये सभी मिनरल्स क्या होते हैं? उनके जो परिवेश है उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो परिवेश में ये इनको
इनको मिल जाते हैं, सराउंडिंग में इनको ये मिल जाएंगे। अगला पॉइंट आता है पोषक पदार्थ सजीवों का शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। चलिए अब आपका आता है जो पोषण है, पोषण होता क्या है। तो अभी आपने पोषक देखा, अब देखते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है, तो पोषण की इसमें बात की गई है। पोषण क्या है, चलिए पोषण होता है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव आपके होते हैं, क्या होता है, जो सजीव है, जो लिविंग आपके होते हैं, तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और जो बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और इसी विधि को क्या कहा जाता है आपका, इसी विधि को न्यूट्रिएंट आपका कहा जा, इसी विधि को बोला जाता है पोषण। तो इसी विधि को क्या बोला जाता है, पोषण आपका बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे है स्वपोषी या स्वपोषी, यानी इसमें आता है ऑटोट्रोपिक। स्वपोषी कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक आपके होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रोपिक। ये आपका होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब यानी ऑटो से क्या होता है, ऑटो यानी सेल्फ आपका होगा, यानी स्वयं बनाते हैं, जो सेल्फ हो गया। और जो ट्रोप्स है, ट्रोप्स का मतलब होता है, ट्रोप्स जो आपका होता है ट्रोफोज, ये बचा, ये होता है नरिशमेंट। क्या होता है, नरिशमेंट, ये आपका हो गया नरिशमेंट। तो इसमें जो न्यूट्रिशन, तो पोषण की वह विधि, पोषण की वो विधि, वो टेक्निक जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः जंगली ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, और जो जंगली ऐसे पौधों को, प्लांट्स को क्या बोला जाता है, स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक आपका बोला जाता है। चलिए अब आता है विषमपोषी। तो विषमपोषी होता क्या है, तो विषमपोषी होता क्या है, विषम ऑटोट्रोपिक्स आपका हो गया। तो ऑटोट्रोपिक के बाद आता है जो विषमपोषी आपका होता है। विषमपोषी क्या है, ये जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो कौन, जो जंतु और जो अधिकतर जो अन्य जीव पादपों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उसी को क्या कहा जाता है, ग्रहण करते हैं। तो हेटरोट्रोपिक हो जाता है हेटरोट्रोपिक। विषमपोषी क्या होता है, हेटरोट्रोप्स आपका होता है, हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स का मतलब यानी ये अदर, यानी दूसरों पर डिपेंड आपके रहते हैं। तो जंतु और जो अधिकतर जो अन्य जो जीव होते हैं, प्लांट्स आपके होते हैं, जो प्लांट्स है वो दूसरों का बनाया हुआ भोजन ही क्या करते हैं, यानी उस पर डिपेंड रहते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। चलिए आगे है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का क्रम है। तो जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका जो होता है। तो फोटोसिंथेसिस आपका होता है, फोटोसिंथेसिस ये कौन करता है, प्लांट्स आपके करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्लांट्स बनाने का, जो प्लांट्स है वो अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस ये आपका हो गया। तो पादपों में खाद्य प्रसंश्लेषण का जो प्रक्रम है वो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो करते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें पत्तियां, पादप की जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, वो जो प्लांट्स है उनकी खाद्य फैक्ट्री है। कैसी, वो एक फूड फैक्ट्री होती है, खाद की फैक्ट्री होती है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो जितने भी कच्चा पदार्थ होता है वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में, जो मृदा है, जो सोइल आपकी होती है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो जड़ मूल धारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से, तना जो आपका होता है, तो तने के माध्यम से क्या होता है, जो तना है उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो तने के माध्यम से पत्तियों तक इसमें पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। तो पत्ती की जो सतह होती है उस पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, वायु में उपस्थित जो CO2 है वो प्रवेश आपकी करती है, CO2 प्रवेश करती है। चलिए अब आता है आपका रंध्र। जो रंध्र है, रंध्र होता क्या है,
तो रंध्र जो है उसे रंध्र है क्या? तो अब आप रंध्र की बात करते हैं तो रंध्र होता क्या है? चलिए रंध्र इसमें देख लेते हैं। तो जो रंध्र होता है यह है रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होता है। यह जो रंध्र होते हैं, ये जो रंध्र द्वार कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा घिरे हुए होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो ऐसे ही छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र आपका बोला जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा? ये पत्तियों के तक पहुंचाए जाते हैं। तो वाहिकाओं द्वारा ये पत्तियों तक आपके पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं। ये जो वाहिकाएं होती है किसके समान होती है? नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। तो ये जड़ तना शाखाओं और पत्तियों तक क्या करती है? फैली होती है, स्प्रेड आपकी रहती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, जो पोषक है उनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। कैसा मार्ग बनाती है? सतत मार्ग इसका बनाती है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका कोशिकाएं। तो कोशिकाएं क्या होती है? जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स होती है वो होती क्या है? तो कोशिकाएं जो होती हैं, पहला पॉइंट यानी कोशिकाएं यानी जो सेल्स आपके होते हैं, इसमें बात की गई है सेल्स की। तो सेल्स होती है, जैसे इमारतों से क्या बनता है? जो इमारत होती है वो ईंटों से बनती है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो घर है वो किससे, उनका जो निर्माण किया जाता है वो ईंट से निर्माण किया जाता है। तो ईंट से वो बनाई जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सांस लेते हैं, तो इस प्रकार जो सजीवों का शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। कैसी इकाइयों से बनता है? जो सूक्ष्म इकाई आपकी होती है उन्हीं से वो बनता है, जो कोशिकाएं कहलाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं यूनिट्स को कोशिकाएं यानी सेल्स आपका बोला जाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स है, इनको आप क्या देख सकते हैं? यानी ये सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप है आपका, उसी के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप अपनी जो सेल्स है वो देख पाओगे। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाएं के बने होते हैं। तो कुछ जो जीव होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वन सेल के आपके बने होते हैं ओनली, यानी वो वन सेल यानी एक सेल के आपके बने होते हैं, वन सेल के बने होते हैं। तो अब आपका आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका जो झिल्ली होती है यानी कोशिका झिल्ली बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन आपके होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है आपका कोशिका की एक, जो कोशिका है, जो सेल आपकी है, उसकी पतली जो बाह्य संरचना आपकी होती है उसके द्वारा घिरी होती है। तो पतली सी बाह्य संरचना जो है उसके द्वारा जो घिरी हुई होगी, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन आपका बोला जाता है। तो इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली के बाद आता है केंद्रक। केंद्रक होता है आपका न्यूक्लियस। केंद्रक जो आपका न्यूक्लियस आपका होता है, केंद्रक को बोला जाता है। चलिए अब आपका है केंद्रक क्या होता है? इसमें केंद्र में स्थित, इसमें क्या होता है? केंद्र जो आपका है सेंट्रल लोकेटेड आपका होता है। तो इसमें एक सुस्पष्ट संरचना, एक स्ट्रक्चर भी होती है जो केंद्रक कहलाते हैं। तो ये सुस्पष्ट जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, जो सेंट्रल में लोकेटेड होती है, उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस आपका बोला जाता है। तो इसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। आगे आता है कोशिका द्रव। तो इसके बाद आता है न्यूक्लियस के बाद आता है कोशिका जो द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है? साइटोप्लाज्म आपकी होती है। तो कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होती क्या है? जो केंद्रक आपका है, जो न्यूक्लियस आपका होता है, यानी केंद्रक कौन है? न्यूक्लियस। तो केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। कैसा पदार्थ? जो जेली के समान आपका होता है, जो देखने में ऐसा होता है जैसे जाली होता है लिक्विड सा, तो उसी तरह का आपका देखने को मिलेगा। तो जेली के समान एक जो पदार्थ है, एक जो सब्सटेंस है, उससे घिरा हुआ होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव आपका बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। चलिए साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। आगे आता है अब आपका इसके फिगर हम देख लेते हैं। चलिए एक बार इसकी जो सेल है, सेल की फिगर देख लेते हैं और इसके जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो होता है, इसकी फिगर एक बार सही तरह आपने देख लेते हैं। फिगर में इसमें डिस्कस आपका
चलिए फिगर जो है आपकी, चलिए ये सेल का आपका फिगर है, सेल की पिक्चर आपके है। तो सेल की पिक्चर में देखिए ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है ये क्या होता है, न्यूक्लियस आपका होता है, यानी केंद्रक आपका है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस होता है। इसी की तरह जो आप डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये होता है कोशिका द्रव्य, डॉट डॉट को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य है। और जो इसके आपको जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, जो झिल्ली आपको दिख रही है ये क्या है, कोशिका झिल्ली आपकी है, तो इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। तो न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य होता है आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपका है। और ये होता है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपका होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक आपका होता है, तो इसमें जो सुस्पष्ट जो इसमें बताया गया था, जो किससे घिरा हुआ था, तो न्यूक्लियस है जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक आपका होता है। और जो साइटोप्लाज्म आपका होता है, क्या जो साइटोप्लाज्म है, तो इसके चारों ओर क्या मिलेगा आपको, जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसी को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य आपका बोला जाता है। तो ये आपको जेली लाइक जो दिख रहा है ये आपका जो जेली, ये आपका लिक्विड सा है, तो इसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जो कोशिका झिल्ली आपके होते हैं यानी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, तो ये कवरिंग आपको दिख रही है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली इसको बोला जाता है। तो ये बाउंड्री आपकी होती है, तो ये बाउंड्री क्या होती है, पतली सी आपकी होती है, पतली सी जो बाउंड्री है उसी को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये पतली सी जो बाउंड्री आपको दिख रही है, तो कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं वो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी आपका होता है। तो इसमें आपसे सबसे पहले जो कुछ जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं, कुछ जो जीव होते हैं जो कैसे होते हैं, वो होते हैं 1 यूनिट के, यानी वो जो एक ही यूनिट से आपके बने होते हैं, एक ही सेल से, यानी 1 सेल से वो आपके निर्माण होते हैं, उनका बना हुआ होता है स्ट्रक्चर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है। तो पत्तियों में आपको ऐसी विशेषता क्या होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग का नहीं। तो जो पत्तियां है, जो लीव्स होते हैं, उसमें ऐसे कौन सा फीचर होता है कि वे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका तो संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन जो पादप है यानी प्लांट्स है उसके दूसरे भाग का नहीं कर सकती। चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है, पत्तियों में हरा एक वर्णक होता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें हरा एक वर्णक आपका मिलता है, क्या मिलता है, हरा वर्णक मिलता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, जो हरा वर्णक होता है इसी को क्लोरोफिल बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो सौर प्रकाश है यानी जो क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, जो ऊर्जा है, एनर्जी का संग्रहण करके जो पत्ती की हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है आगे, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो जो ये ऊर्जा है, जो ये एनर्जी है, इसका जो यूज़ करते हैं वो वाटर और जो CO2 है उससे खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी खाद्य जो संश्लेषण है उसके लिए किया जाता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो खाद्य संश्लेषण किया जाता है वो सूर्य की प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। आगे है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या इसमें चाहिए, इसमें सूर्य का प्रकाश यानी जो लाइट आपको चाहिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका चाहिए और वाटर चाहिए, तो तभी ये क्या करेगा, आपने जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका लास्ट, पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ये कैसा प्रक्रम है, अद्वितीय प्रक्रम आपका है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अब आपका, पृथ्वी जो है पत्तियों, अगला पॉइंट में दिया गया है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो पत्तियों के द्वारा क्या हो जाए, जो सौर ऊर्जा आपकी होती है उसको संग्रहित किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाते हैं। जो पादप है, जो प्लांट्स है, उसमें खाद के रूप में ये संचित तो हो जाती है। तो सभी जीवों के लिए क्या है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत आपका होता है। जो सभी जो जीव है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए जो सूर्य है वो ऊर्जा का चरम स्रोत आपका होता है। नेक्स्ट अब आता है अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा।
अगले पॉइंट में क्या है, प्रकाश जो संश्लेषण है वो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो तो उससे क्या होगा, तो उसका, या अगर वो नहीं होता बाई चांस तो उसके ब्याह पर क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इन केस, तो जो अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंस रहती है, नहीं होती, तो उस स्थिति में जो खाद होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, वो उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। तो सभी जो जीव का जो अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष अथवा जो परोक्ष रूप से जो पादप है यानी जो प्लांट्स है उन पर निर्भर करता है, यानी उन पर डिपेंड है। तो अगर जो खाद है यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो भोजन है वो और को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो इसके अतिरिक्त क्या होती है, जो सभी जो जीव है, जो ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए जो परम आवश्यक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑक्सीजन है, O2 है, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, निर्मित आपकी होती है, तो वो भी बंद हो जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, अगर प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है वो ना हो, वो एब्सेंस रहे, तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो पृथ्वी पर जो लाइफ साइकिल है वो इम्पॉसिबल आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, पत्ते की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो जो सेल होती है, जो कोशिका है, वो सूर्य के प्रकाश जो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और जल से क्या बना लेती है, वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेती है। तो इस प्रकार इस प्रक्रम को निम्न ये समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपको नीचे इक्वेशन दी गई है। तो इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल यानी CO2 प्लस H2O जो बना रहा है, इसमें क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश और जो क्लोरोफिल आपका, इससे बन गया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब आपका है नीचे, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या है, निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में जो ऑक्सीजन है वो निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अंत में जो पत्तियां आपकी है, क्या है, जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उसमें मंड यानी स्टार्च के रूप में ये संचित होती है। तो स्टार्च के रूप में ये पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। तो जो पत्ती होती है, जो लीव्स होती है, इसमें जो स्टार्च आपका होता है, इसकी जो एब्सेंस, इसकी जो प्रेजेंस आपके है, यानी उपस्थिति जो आपकी प्रेजेंस है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रम का क्या करता है, संपन्न करती है, कंप्लीट करती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है। स्टार्च भी क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो स्टार्च है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आगे आता है। अब आपका नोट में जो दिया गया, नोट क्या है, इसमें नोट में है आपका पत्तियों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उसके अतिरिक्त पादपों के, जो पादप है, जो प्लांट्स है, उसके जो दूसरे हरे भाग होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, जैसे कि उसका हरा तना होता है एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, जो रेगिस्तान की इसमें बात की गई, वे प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूली रूपी हो जाती है। तो इन पादपों के तने कैसे होते हैं, हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो किसका कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो इसमें जो लीव्स होती है, वो जो लीव्स है वो रिड्यूस करती है लॉस ऑफ वाटर, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका इसी का, यानी इसी के भी आप पर एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट में आपका है, क्या किस चीज़ का हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले आपको लेने हैं। तो एक ही प्रकार के 2 प्लांट आपको लेने हैं और उन्हें गमले में आपको लगाना है। एक को अंधकार अथवा काले बक्स, जो एक को आपको अंधेरे में रखना है 72 घंटे के लिए, यानी 72 घंटे के लिए इसमें बोला गया है, 3 दिन के लिए आपको रखना है। तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। जो दूसरा है उसे आपको सूर्य का जो प्रकाश है यानी धूप में आपको रखना है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन
परीक्षण उसी प्रकार कीजिए। फिर जो दोनों प्लांट्स आपके हैं उनकी जो लीव्स है उसमें आयोडीन जो है उसका परीक्षण, उसका टेस्ट आपको दोनों में सेम तरीके से करना है जैसे आपने जो क्लास 6 थी उसमें आपने किया था। अपने अवलोकन जो आप देख रहे हो उसको आपको नोट करना है। अब उस गमले को, अब आपको कौन सा गमला लेना है, अब आपको वो गमला लेना है जिसे आपने अंधेरे में रखा था, यानी जिसको आपने अंधेरे कमरे में या अंधकार जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर रखा था, उसे आपको लेना है 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। फिर आपको क्या करना है, अंधेरे से उठाकर उस गमले को आपको सूर्य की रोशनी में रखना है 3-4 दिन के लिए। उसके बाद है फिर पुनः इसकी पत्ती, जो इसकी जो पत्ती होगी दोबारा से क्या हो जाएगी, आयोडीन आपको इस पे परीक्षण करना है। जो इसकी पत्ती है इसकी पत्तियों पर दोबारा से आपको जो आयोडीन का टेस्ट है वो आपको करना है। अपने परीक्षण अपने नोटबुक में आपको लिखना है। फिर जो टेस्ट आपका आता है, जो रिजल्ट आता है वो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। अगला पॉइंट है अब हरी पत्तियों के अतिरिक्त, जो हरी पत्तियां उसके अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो केवल जो ग्रीन लीव्स होती है उसके अलावा भी जो अदर कलर की जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित, जो इन पत्तियों में जो प्रेजेंस रहता है लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। तो हरा रंग जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, तो इसीलिए जो अदर कलर है वो उनका दिखता है, तो ये क्या कर लेते हैं, उन्हें उसे ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका होता है। तो इन जो लीव्स है, इन सभी जो लीव्स है इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका होता है। चलिए अब इसकी एक बार फिगर देख लेते हैं। चलिए जो पहला आपका था पिक्चर, जो चलिए ये होता है, देखिए ये क्या है, ये आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गोल गोल जो स्पेस आपको, ये क्या होता है, ये होता है आपका रुंद्र, ये होता है रुंद्र। और रुंद्री द्वार, जो रंध्री जो द्वार होता है, ये आपको बीच में जो दिख रहा है स्पेस, ये होता है रंध्री द्वार। और जो द्वार कोशिकाएं होती है, ये इसकी जो आउटर की, इसमें जो द्वार कोशिकाएं आपकी है, ये आपकी डॉट डॉट वाली ये द्वार कोशिकाएं होती है, ये आपकी क्या है, द्वार कोशिकाएं होती है। इसके बाद है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसमें जो आपको डॉट साइन आपको दिख रहा है, तो ये पत्ती की जो काट है इसमें दिखाया गया, और द्वार कोशिकाएं आपकी रिप्रेजेंट की गई, और यहाँ पर भी रुंद। तो 3 डायग्राम आपको दिए गए हैं। इसमें तीनों डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि रुंद्री द्वार, रुंद्र, पत्ती और जो क्लोरोफिल है और इसका जो रुंद्र का जो द्वार कोशिका है, ये सभी इसमें आपकी रिप्रेजेंट की गई है, दर्शाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। जो पत्तियां है वो अदर कलर की आपके होते हैं। ये आपका है सूर्य, यानी प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक फिगर आपको दी गई है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सबसे पहले जो इसमें आता है आपका चलिए इसमें ये होता है सौर ऊर्जा। तो सूर्य का प्रकाश आपको दिख रहा है, ये क्या है, सौर ऊर्जा आपकी है, यानी लाइट आपकी आ रही है। सौर ऊर्जा हो गई, लाइट की एनर्जी हो गई, ये हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यानी ये CO2 ले रहे हैं और जो O2 है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स का, इसमें जो पत्तियों में क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन आपको यानी एक क्लोरोफिल आपका है, और यहाँ नीचे जो आपका है ये वाटर और मिनरल्स आपका है, जल और खनिज आपका है, यानी वाटर और मिनरल्स आपको दिख रहा है। और लीव्स, जो लीफ है इसमें क्लोरोफिल आपको दिखाया गया है। तो ये सौर ऊर्जा आपकी है, यहाँ से CO2 आपका ले रहे हैं, और O2 जो है प्लांट्स वो छोड़ रहे हैं, यानी रिलीज कर रहे हैं और CO2 को गहन कर रहे हैं। तो इसमें ये आपका फिगर था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो लीव्स आपकी है, जो पत्तियां होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको होती है। तो लीव्स जो पत्तियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की, देख लेते हैं किस किस तरह की यहाँ पर आपको। तो ये क्या है, विभिन्न रंगों की जो पत्तियां होती है, यानी डिफरेंट कलर की जो पत्तियां हैं, देखिए सभी का जो इसमें कलर है आपको डिफरेंट डिफरेंट आपका दिख रहा होगा। तो पत्तियां जो होती है, जो लीफ है, केवल यानी स्पेशली ये नहीं है कि वो ग्रीन कलर की आपको मिलेगी, अदर्स कलर की भी जो पत्तियां हैं वो भी आपको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, अब आता है शैवाल। तो शैवाल जो होता है, शैवाल यानी जो एल्गी आपकी होती है, तो एल्गी भी कई तरह की आपकी होती है। एल्गी जो होती है, एल्गी का भी कलर आपका होता है। तो एल्गी जैसे आप काई, यानी एल्गी जिसे आप काई भी बोलते हो, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है अपनी गीली दीवारों पर, जो गीली जो दीवार है या तालाब और जो ठहरा हुआ जो जल होता है उसमें हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखोगे। तो किसे, यानी काई की तरह जब आप वे पौधे देखते हो उसकी बात इसमें की गई है। ये
सामान्यता, ये सामान्यता क्या है, जनरली कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। कुछ जो जीव होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनके कारण से ये बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इसी को ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एल्गी। तो यही क्या होते हैं, आपकी एल्गी होती है। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका, इनका रंग हरा क्यों होता है। तो एल्गी जो है, एल्गी का जो कलर होता है, जो काई का जो रंग होता है, वो हरा किस कारण से होता है, हरा ही क्यों होता है। इसका जो आंसर है, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो एल्गी में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल आपका पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो उसी कारण से ये क्या दिखाई देता है आपको, इसका जो रंग है वो हरा दिखता है, ग्रीन आपको दिखता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल है, जो एल्गी होती है, वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना भोजन है, अपना जो फूड है, वो स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी अपना फूड क्या करता है, ओन फूड आपका है, तो खुद से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। एल्गी, एल्गी की इसमें बात की गई है। तो एल्गी का कलर किस कारण से ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। इसी वजह से ये आपको ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और अपना जो फूड है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर किया जाता करते हैं। नेक्स्ट आता है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स आपके, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अन्य जो मिनरल्स होते हैं, अदर जो मिनरल्स हैं, उनका संश्लेषण इसमें पूछा गया है। तो संश्लेषण जो आपका है, तो संश्लेषण क्या है, चलिए पहला पॉइंट है इसमें प्रकाश संश्लेषण। पहले पॉइंट में आता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम के द्वारा जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स हैं, पौधे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। जो कार्बोहाइड्रेट आपका बनता है, ये कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो खाद के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है जो अन्य जो घटक है उनके संश्लेषण में किया जाता है। परंतु प्रोटीन जो आपका है, जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ आपका होता है, नाइट्रोजनस होता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आपका आता है वह पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। जो प्लांट्स आपके हैं, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो पादपों को नाइट्रोजन देखते हैं कहाँ से इसमें मिलता है। पहला पॉइंट है वायु में, जो एयर आपकी है उसमें नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जो इसमें क्या पाया जाता है, आपको नाइट्रोजन गैसीय की क्या है, एक अवस्था है, तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में यानी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगी, इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स है, इसका जो अवशोषण करते हैं वो सेम रूप में नहीं कर सकते, यानी इसी रूप में इसको सिंथेसाइज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। जो मिट्टी आपके है, जो सोइल है, उसमें स्पेशल तरह के जीवाणु मिलते हैं जो गैस से नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो क्या करते हैं, जो गैस से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, तो मिट्टी में कुछ इस तरह के जीवाणु रहते हैं, स्पेशल तरह के, जो गैस की जो नाइट्रोजन है उसको उपयोग करके, यूज करके उसे यौगिकों में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है, जो मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो कहाँ, जो मृदा में रहते हैं। अगला पॉइंट है, यह है विलय पदार्थ पादपों द्वारा, जो विलय पदार्थ आपका है, जो विलय हो सकता है, वो पादप यानी प्लांट्स के द्वारा जल के साथ क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः क्या है, इसमें आपने देखा है कि किसान जो है, जो किसान होता है, जो फार्मर है, वो अपने खेतों में, जो उसके खेत होते हैं, उसमें उर्वरक तथा खाद डालते हैं। तो उर्वरक और जो खाद है, खाद आपका होता है, जो मिनरल्स है वो डालता है, तो जिसमें खाद्य नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा होती है, इसकी क्वांटिटी मिली हुई होती है। इस प्रकार जो अन्य संगठनों के साथ, जो अन्य संगठक होते हैं, उसके साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। जो नाइट्रोजन है उसकी मांग की भी जो यहाँ से आपूर्ति की जाती है, तो आपूर्ति पूरी हो जाती है, कंप्लीट उसे कर लिया जाता है।
इसके पश्चात जो होता है पादप जो होता है वो खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। चलिए अब आता है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। जो पादप है उसमें पोषण की जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो अदर जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, तो अन्य विधि की इसमें बात की गई है। पहला पॉइंट इसमें है कुछ जो पादप होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंस रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। तो ऐसे पौधे जैसे पौधे होते हैं वे क्या नहीं कर सकते, जो भोजन है उसे संश्लेषित नहीं कर सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वे कैसे, तो वे कैसे जीवित रहते, तो ऐसे जो पौधे हैं वो बिना संश्लेषण के, बिना जो फोटोसिंथेसिस है उसके बिना कैसे रह सकते हैं, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं और जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे प्राप्त होता है। चलिए उनको जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरह प्राप्त होता है ये देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है मनुष्य जो है, पहला पॉइंट है इसमें मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो और जो अन्य जो प्राणी होता है वो किसी दूसरे पर यानी किसी दूसरे पेड़ पौधे पर जीवित रहता है, तो उसके न्यूट्रिएंट से ही अपने जो पादप है तो उसके खाद्य पर वो डिपेंड रहता है। तो इसी तरह ये भी डिपेंड रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रणाली का, हेटेरोट्रोपिक जो मोड है उस प्रणाली को वो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। वृक्ष के तने, जो वृक्ष के जो तने होते हैं और जो शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की जो संरचना दिखाई देती है, ये अमर बेल का पादप है। ये कैसा है, अमर बेल का आपका पादप है, अमर बेल का पेड़ है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो अमर बेल में भी क्या है, क्लोरोफिल आपका एब्सेंस रहता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब आता है परपोषी, तो क्लोरो जो आपका है अमरवेल। चलिए अमरवेल का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, जो पौधा है वो किस तरह का आपका पाया जाता है, किस तरह का वो दिखाई देता है, इसकी फिगर देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये आपका अमरबेल का जो अमरबेल का पौधा है उस तरह इस तरह आपका दिखाई देता है। जो इसमें पीली पीली आपको संरचना ये आपको दिख रही है, ये लटकी हुई इसी की इसमें बात की गई है। तो इस तरह का आपका अमरबेल का पौधा होता है। ये कैसा होता है, परपोषी होता है, परपोषी आपका होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है परपोषी। ये क्या है, परपोषी। तो परपोषी क्या होता है, यानी परपोषी जो आपका है ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है। ये अपना भोजन उस पादप यानी उस पौधे से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर क्या होता है, ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। तो वे पादप कैसे कहलाते हैं, वे जो पादप होते हैं वे पौधे परपोषी कहलाते हैं। कैसे पौधे कहलाए जाते हैं, परपोषी आपके कहलाए जाएंगे। चलिए अब आता है परपोषी के बाद आता है, परपोषी आपका हो गया, तो परपोषी के बाद आता है नेक्स्ट अगला पॉइंट है परजीवी। इसके बाद आता है परजीवी। तो परजीवी क्या होता है, क्योंकि परजीवी आपका है पहला पॉइंट इसमें, क्योंकि अमरबेल जो है, अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। तो ये होते हैं परजीवी, इन्हें बोला जाता है परजीवी। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका परजीवी के बाद है अगला पॉइंट है जो जंतुओं का, अगले पॉइंट में पूछा गया है कि जो जंतुओं का भक्षण करते हैं यानी जंतुओं को खाते हैं, तो कुछ ऐसे पादप भी है, तो कुछ ऐसे पादप भी पाए जाते हैं, पौधे हैं जो जंतुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, उन्हें खाते हैं, जो कीटों को पकड़ते हैं और तथा उन्हें पचा जाते हैं। चलिए ऐसे पौधे कौन से होते हैं, पहला पॉइंट इसमें आता है ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो हरे रंग में भी हो सकते हैं या दूसरे कलर में भी वे हो सकते हैं। इसकी गड़े, तो इसकी जो गड़े होती है या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होती है। तो ये कैसी होती है, रूपांतरित जो भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग क्या होता है, पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़े का ढक्कन बनाता है। कैसा, यानी घड़े का जो ढक्कन होता है घड़े के ढक्कन की तरह वो दिखता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, जो घड़ा होता है उसके अंदर अनेक तरह के रोम पाए जाते हैं।
जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। ये किसकी तरफ, यानी नीचे की तरफ आपके ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, जो कोई कीट है, कीट जो है या कीड़ा जो होता है वो घड़े में प्रवेश करता है, तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। तो ये कीट जो होगा उसके जो रोम होते हैं उसके बीच में वो फंस जाएंगे। घड़े में उपस्थित पाचक, जो घड़े में उपस्थित जो पाचक होता है वो रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो रसों के द्वारा जो होता है कीटों का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। अब आता है कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी जो पादप होते हैं, तो कीट भक्षी पादप देखते हैं। चलिए, कीट भक्षी पादप कैसे होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें आता है कीट भक्षी जो पादप है, यानी इंसेक्टिवोरस, इसे बोला जाता है इनसेक्टिवोरस प्लांट। वोरस प्लांट्स ये आपके होते हैं कीट भक्षी पादप। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कीटों का भक्षण। जो कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप आपके कहलाते हैं। जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, उन्हें पेड़ पौधे को क्या बोला जाता है, कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। वीनस या फ्लाई ट्रैप या द संजीव कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण। तो इसके जो एग्जाम्पल है कीट भक्षी के, वो वीनस फ्लाई ट्रैप या संजीव कीट भक्षी आपका होता है। अब आता है मृत जीवी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृत जीवी। तो मृत जीवी आपका क्या है, मृत जो जीवी है यानी सैप्रो, ये होता है आपको सैप्रोट्रोप। मृत जीवी होता है सैप्रोट्रोप्स। ये होता है सैप्रोट्रोप्स। तो सैप्रोट्रोप्स क्या होता है, पहला पॉइंट है इसमें बाजार में छत्रक मशरूम में बिकते देखे होंगे। जो बाजार आपका है, मार्केट जो होती है जिसमें आप जाते हो, तो वहाँ पर आपने मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में, वर्षा यानी बारिश की टाइम की इसमें बात की गई, रेनी सीजन की। तो रेनी टाइम में क्या होता है, वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। चलिए, अब आता है कवक या फंजाई। तो इसमें आता है अगला कवक या फंजाई। तो इससे पहले हम जो घटपर्णी है उसके फिगर देख लेते हैं। घटपर्णी किस तरह का आपका होता है। चलिए देखिए, ये क्या है आपका, ये आपको दिख रहा होगा ढक्कन जैसी। तो ढक्कन की इसमें बात की गई थी। जो घटपर्णी है जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसमें ये घड़े की संरचना आप देख रहे हो, और नीचे क्या है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये होता है घट में जो रूपांतरित पत्ती आपके होते हैं। घट में कैसी जो रूपांतरित पत्ती होती है। तो लीप मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो ये लीप जो मॉडिफाइड होते हैं पिक्चर। तो इसमें इसकी बात आपकी की गई है। ढक्कन की इसमें बात की गई, इस तरह का इसका पेड़ आपका होता है। तो इसमें ये जो घड़े की आपको संरचना दिख रही है, जो घड़े का ढक्कन की तरह आपको दिख रहा है, तो ये ढक्कन आपका होता है, जिसे लिड आपका बोला जाता है। ढक्कन यानी लिड आपका होता है। चलिए, घट के बाद आपका जो इसके बाद आती है जो मशरूम आपकी होती है। तो मशरूम जो होती है, मशरूम आपकी देखिए ये क्या है, ये आपकी मशरूम का आपने देखा होगा। तो इस तरह जो आपका है छत्रक, जो पैकेट में आपका इस तरह आता है, और सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक, इस तरह ये आपका क्या है, मशरूम की इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट आगे आता है अब आपका अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है कवक या फंजाई। जो कवक आपका होता है, जो फंजाई आपके होते हैं, तो फंजाई को फंजाई आपका बोला जाता है। तो कवक या फंजाई की इसमें बात की गई है, किसकी, जो कवक होता है और जो फंजाई होता है। तो कवक और फंजाई इसमें क्या कहलाते हैं, तो ये जो जीव होते हैं, चलिए इसमें पहला पॉइंट आपका है जो ब्रेड आप लेते हो। ब्रेड यानी जो डबल रोटी होती है का उसका एक आपको एक टुकड़ा लेकर क्या करना है आपको, जो ब्रेड है या डबल रोटी जो होता है उसका आपको एक टुकड़ा लेकर इसे क्या करना है, जल जो वाटर होता है उसमें आपको भिगो देना है। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर, जो नम यानी जहाँ पर नमी रहती है वहाँ उस स्थान पर आपको रखना है। 2 से 3 दिन के लिए रख देना, अथवा जो उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई दे। जब तक कि उस पर जो रोए है उसके जैसी जो संरचना है वो आपको नहीं दिखती। किसी आवर्धक लेंस, जो आवर्धक जो लेंस होता है वो लेंस आपको लेना है। कैसा लेंस, जो आवर्धक जो लेंस है उस लेंस का आपको इसमें यूज़ करना है।
तो इसके बाद आपको करना है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से इसका अवलोकन करना है। आवर्धक जो लेंस होता है, मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, उसका यूज इसमें आपको करना है। बहुत यानी संभव है, पॉसिबल इसमें आपका है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। तो ये जो जीव होता है ये क्या कहलाता है? कवक या फंजाई आपका बोला जाता है। इनकी पोषण प्रणाली, इनकी जो पोषण यानी न्यूट्रिएंट सिस्टम जो होता है वो पोषण विधि भिन्न प्रकार की आपकी होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाले वस्तु जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज इसे कर देते हैं। वे इस विलयन का भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं, इस रूप में अवशोषण कर लेते हैं। चलिए अब आपका है नेक्स्ट, आगे आता है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी जो पोषण होता है यानी सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफिक्स जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? तो सैप्रोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है, चलिए इसे देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है इस प्रकार की पोषण प्रणाली को। तो इस तरह की जो पोषण प्रणाली होती है उसमें जिसमें जीव, जिसमें क्या होता है? जो जीव होता है वो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है। जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसे प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और मृतजीवी जो पोषण प्रणाली का जो उपयोग करते हैं उन्हें मृतजीवी कहलाते हैं। वे जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी आपके कहलाएंगे। कवक जो आपका है, जिसे फंजाई आपका बोलते हैं। कवक यानी जो फंजाई होता है, जैसे आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। तो इसमें जब फंजाई की बात की गई है, जिसे आप घर में सिंपली आप बोलते हो फुई, तो फुई का कारण है इसमें जो फंजाई को बोला गया, यानी जो फुई आपके रोटी पर भी लग जाती है, जो सामान आपका रखा जाता है तो उन पर भी आपकी लग जाते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जब नमी का टाइम हो, यानी जहाँ पर नमी रहती है उस स्थान पर जब आप ज़्यादा टाइम तक वो सामान रखते हो तो वहाँ पर आपको फुई उस जो सामान आपने लिया है, जो सब्सटेंस आपने रखा हुआ है, उसमें आपको फुई लगी हुई दिखाई देगी। तो उसी फुई का इसमें बात किया गया कि फंजाई जो फुई होती है वो आपकी लगी हुई आपको दिखाई देगी। यानी अलग से, जैसे आपने चना और मटर आपने पानी में भिगोने के बाद देखा था कि उसमें व्हाइट कलर के जो अंकुरित आपको दिख रहा था, तो उसी तरह इसमें बात की गई है कि इसमें भी जो फुई आपकी लग जाती है, तो इसमें फुई आपकी लग जाती है। नेक्स्ट आगे है कवक के द्वारा होने वाले नुकसान। तो कवक के द्वारा क्या होता है? नुकसान भी आपके होते हैं। चलिए कैसे नुकसान होते हैं? सामान्यतः पहला पॉइंट है इसमें, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। तो कवक के जो बीजाणु होते हैं, वो जो बीज होते हैं वो एयर में प्रेजेंस आपके होता है, वायु में ये उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, तो वे जब किसी जैव पदार्थ आपका होता है या फिर जो उत्पाद होता है उस पर वो बैठेंगे, तो जो नम एवं उष्ण हो, तो जहाँ पर क्या हो, नमी हो और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। फिर क्या कर लेते हैं? वो नया जो कवक होता है उसको क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, तो नया अंकुरित वहाँ पर बन जाएगा, नया कवक का वहाँ पर जन्म होता है। अगला पॉइंट है सुंदर जूते। जैसे जो हम सुंदर जूते अपने लाए, जिन्हें वह विशेष, यानी हम जो जूते पहनते हैं यानी विशेष जो ओकेजन आपका रहता है उन पर पहनते हैं, तो वर्षा ऋतु में कवक के कारण वो भी क्या हो जाता है? खराब आपके हो जाएंगे। अब आता है सहजीवी संबंध। कैसे संबंध? जो सहजीवी संबंध आपका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध कैसा होता है? सिम्बायोसिस इसमें आपका है। चलिए सहजीवी संबंध की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है सहजीवी संबंध आपका होता है सिम्बायोसिस। तो इसमें होता है कुछ जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कुछ जो क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं यानी लिव टुगेदर और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट को। क्या करते हैं? वे अपना जो आवास है और जो पोषक तत्व है वे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस आपका बोला जाता है। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं जो लिव टुगेदर यानी साथ में रहते हैं और जो शेयर करते हैं अपना जो शेल्टर होता है, जो उसका आवास, शेल्टर क्या होता है? उसका आवास आपका होता है। शेल्टर जहाँ पर वो रहता है वो आपका बोला जाता है। और पोषक जो होता है, जो उसके न्यूट्रिएंट है, उनको बांटता है।
तो उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। जो कुछ वृक्ष जो कवक होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो कवक को क्या प्रदान करते हैं, तो कवक को वो न्यूट्रिएंट देंगे। तो रिटर्न में क्या देते हैं, वो कवक को न्यूट्रिएंट देते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिल जाती है, तो हेल्प मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो जो वृक्ष है, जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए इस जो सिम्बायोसिस जो रिलेशन है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका लाइकेन। अगला टॉपिक है आपका लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन की बात करें तो पहला पॉइंट है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। तो इसमें कैसे दो पार्ट इसमें होते हैं, दो भागीदार इसमें रहते हैं। तो कौन कौन सा, पहला इनमें तो एक शैवाल होता है जिसे आप एल्गी बोलते हो, और दूसरा होता है कवक। तो इसमें बात की गई है कि जो लाइकेन में प्रेजेंस होते हैं, यानी एक तो एल्गी हो गया और दूसरा होता है फंजाई। तो एल्गी और फंजाई जो होता है, इसमें बात की गई है एल्गी और फंजाई की, कवक और शैवाल की। तो शैवाल जो होता है, जो शैवाल आपका है, जो एल्गी बोला जाता है, तो एल्गी जो शैवाल है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा भी है कि जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। और क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंस, यानी वो फोटोसिंथेसिस भी करती है, अपना भोजन है वो शैवाल जो है, जो एल्गी जो है वो खुद से प्रिपेयर करती है। जबकि जो कवक है वो क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन जो क्लोरोफिल जो इसमें है आपका, जो फंजाई है, फंजाई में क्लोरोफिल आपका एब्सेंस रहता है, कवक में जो है एब्सेंस आपका रहेगा। इसके बाद है कवक जो है, जो फंजाई होती है, वो शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास देती है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जो फंजाई आपकी होगी, फंजाई शैवाल को, जो एल्गी है, उसको क्या क्या चीज़ देती है, आवास देती है यानी शेल्टर देती है, और जो जल है वाटर देती है, और पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल कराती है। कौन, फंजाई पर अवेलेबल कराती है, किसको, एल्गी को। इसके बाद है बदले में जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देती है। तो बदले में, क्योंकि जो शैवाल है वो भोजन प्रिपेयर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये बदले में क्या देते हैं, जो फंजाई है, जो कवक है, उसको खाद कवक को देती है। तो वो खाद जो होती है वो किसको देते हैं, मिनरल्स जो है वो कवक को प्रोवाइड कराती है। अब आता है नेक्स्ट आपका, तो इसी को प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है यानी लाइकेन। तो लाइकेन में दो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक आपका एल्गी होगा, दूसरा आपका फंजाई। एक में क्लोरोफिल एब्सेंस होता है, एक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आता है आपका पॉइंट जो है, मृदा में जो मृदा होती है, जो सोइल आपकी है, उसमें पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो पुनः प्राप्ति इसमें किस प्रकार होगी, मृदा में जो पोषक है, जो न्यूट्रिएंट है, उनकी पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है, पादप जो है, जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो मृदा जो सोइल है उससे खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, जो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं, तो पहला इसमें आपका पॉइंट है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। फिर क्या होता है, जो सोइल होती है इसमें जो इसकी मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो लगातार कम होती चली जाती है, लैश होती चली जाती है। उर्वरक एवं खाद में जो उर्वरक होता है और जो खाद होता है, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक होते हैं, न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबल रहते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो पादप है, जो प्लांट्स होते हैं, धीरे धीरे इनमें क्या होता है, इसी कारण से यानी यूज़ करने के बाद से जो मृदा है, जो सोइल है, वहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे लैश होनी शुरू हो जाएगी, कम हो जाती है। तो मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए क्या करता है, भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। चलिए आगे है, पादपों को, जो पादप है, पादपों जो प्लांट्स आपके हैं, उसको प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो जो पौधे हैं उनको अपना जो भोजन यानी प्रोटीन जो वे बनाते हैं, उसके लिए जनरली जो सबसे ज़्यादा लगता है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें ज़्यादा क्या चाहिए, उसे नाइट्रोजन चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें
फसल कटाई के बाद, जब आपने फसल जो है, फसल आपने उगाई है, तो फसल जब आप काट लेते हो उसके बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या पाएगी, आपको कमी पाई जाएगी। तो नाइट्रोजन की वहाँ पर कमी हो जाएगी। तो वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो वायु है, जो एयर आपकी है, तो एयर में जो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो प्रचुर मात्रा में यानी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होता है। लेकिन जो पादप होते हैं वो इसका जो यूज़ है वो उस तरह करने में असमर्थ फील करते हैं, यानी वो उसमें सुटेबल नहीं होते, इजीली उसे नहीं कर पाते। जब वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जब वे क्या करते हैं, CO2 का उपयोग करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को कैसे रूप में, यानी विलय जो रूप होता है उसमें ही अवशोषित कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को विलय रूप में ही वो अवशोषित करते हैं। चलिए आगे अब आपका आता है नेक्स्ट, अब आता है राइजोबियम। अगला पॉइंट क्या है आपका, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है, चलिए राइजोबियम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो राइजोबियम क्या होता है, तो राइजोबियम जो है आपका, चलिए इसमें जो राइजोबियम है ये होता है आपका, पहला पॉइंट इसका है, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं वह कैसे कहलाए जाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। जो वायुमंडलीय है आपका वो नाइट्रोजन को, किसको, जो नाइट्रोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विलय पदार्थों में चेंज कर देते हैं। जो विलय पदार्थ होते हैं उसमें वो चेंज कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, जो चना आपका होता है, मटर होता है, मूंग होती है, या सेम की जो फली आप बोलते हैं उसमें, या फिर जो अन्य जो अदर चीज़ आपके होते हैं जो फलीदार होती है, उन प्लांट्स की जो जड़ होती है, रूट्स होती है, उनमें ये पाए जाते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन की उन्हें कमी रहती है उसकी नाइट्रोजन की वो पूर्ति करते रहते हैं। तो अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं। तो अधिकतर जो दालें होती है आपको वो कैसे प्राप्त होते हैं, जो फलीदार से प्राप्त आपके, यानी जो उनका प्लांट्स होता है, जो पौधा होता है उनका कैसा होता है, वो फलीदार आपका पौधा होता है। इसके बदले पाइप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। इसके बदले जो पादप होता है वो राइजोबियम को क्या प्राप्त करता है, जो राइजोबियम जीवाणु है उसको आवास देता है, यानी रहने की जगह देता है, और जो मिनरल्स होते हैं, खाद्य जो होते हैं उसको प्रोवाइड कराता है। उनमें सहजीवी संबंध होता है। उनमें कैसा संबंध होता है, सहजीवी, सिम्बायोसिस। कैसा संबंध होता है, सिम्बायोसिस आपका संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। तो इस जो रिलेशन है, इस संबंध का जो फार्मर होते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दालों की जो फसलें होती हैं उनके लिए मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दालों की जो फसल होती है, जब हम दालों की जो फसल है, जो क्रॉप्स हम उगाते हैं दाल की, तो उसमें जो मिट्टी आपकी उसमें नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। यही नहीं, जो दाल की फसल उगाने के बाद, जब आप दाल की फसल जो है आपकी पूरी हो गई, उसके बाद भी अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। तो दाल की फसल उगाने के बाद उसमें हमें जो जनरली जो उर्वरक होते हैं उसकी नीड नहीं पड़ती, कि जो मृदा है उसमें हमें वो सब देना पड़ेगा, वो सब डालना पड़ेगा। तो उसकी आवश्यकता दालों की फसल में नहीं पड़ती। अब आपका जो नोट है, चलिए इस चैप्टर का जो नोट है उसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आपका था। तो इस जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो आपका ये था आपका प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स, यानी पादपों में पोषण। तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आपका जो चैप्टर था कि पोषण जो है वो पादपों में इसमें बात की गई थी। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या पढ़ा, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर जो पादप है वो कैसे होते हैं, स्वपोषी आपके होते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ आपके होते हैं। अधिकतर जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोफ होते हैं। उनमें जो वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना जो भोजन है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण पाच प्रणाली अपनाते हैं। तो अन्य पोषण जो है वो प्रणाली अपनाते हैं। तो इसमें बहुत सा कम है इस तरह के आपके मिलने वाले हैं। पोषण, अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। जैसे कि आपने परजीवी देखे और मृतजीवी आपने देखे। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये किससे, जो दूसरे
प्लांट्स आपके होते हैं उससे पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी जो सभी यानी ऑल जो प्राणी आपके हैं वे अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। तो सभी क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अदर्स पर, यानी अदर्स जो प्राणी है उस पर आपके डिपेंड रहते हैं, अदर प्लांट्स पर आपके अदर जो प्लांट्स है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। तो उन्हें कौन सी कैटेगरीज, कौन से ग्रुप में रखा गया, हेटेरोट्रोप में आपका रखा गया है। हेटेरोट्रोप ये आपके हेटेरोट्रोप है जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। चलिए ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो पोषण है, पादप में जो पोषण था, पादपों में पोषण, हमने पूरा चैप्टर अपना कवर कर लिया विद फिगर। चलिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका था क्लास 7 का पहला चैप्टर जो था। नेक्स्ट चैप्टर अब हम कल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।